आगे आपका फिजिक्स डॉक्टर आपकी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करें फिजिक्स डॉक्टर के साथ। बच्चों आज हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नीट के लिए कोलिजन टॉपिक करेंगे, ठीक है, जो वर्क एनर्जी पावर का ही पार्ट होता है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन बच्चों क्या होता है, देखो जैसे जब कोई एक ऑब्जेक्ट आ रही होती है ना, और एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराती है ना, तो बच्चे कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जनरली फिजिकल टच में ही आए, ठीक है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जब रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, है ना, जैसे एक न्यूक्लियस रखा है और कहीं से आपने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, राइट, तो वो यहाँ आते 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 इसके पास तक पहुंच जाता है, राइट, उसको भी कोलिजन बोलते हैं। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं कोलिजन में, उसमें एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो बेटा जो कोलिजन होता है, कोलिजन आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। दूसरा होता बच्चे कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसको बोलते हैं साइड ऑन कोलिजन, या फिर इसी को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो बच्चे ये तो ऑब्जेक्ट के कोलिजन के बाद की मोशन के बेस पर हो गए, है ना। अब बच्चे आगे का जो डिवीजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, इलास्टिक कोलिजन, राइट, और कौन सा होगा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो बच्चों कोलिजन की मेन डेफिनेशन ये हो गई। अब कोलिजन अगर 1D का है तब भी ये दोनों प्रकार का हो सकता है, 2D का है तब भी ये दोनों टाइप का हो सकता है ना। इस टाइप से कोलिजन को हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे कोलिजन इन 1D, ठीक है। देखिए बच्चों कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में बच्चों ऑब्जेक्ट का, अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो किसी भी टाइप का कोलिजन हो, है ना। तो बच्चों हम देखेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं पहले आपको कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, जिसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो बच्चों मान लो एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आ रहा है किसी वेलोसिटी से UA से, और ये जा रहा है किसी वेलोसिटी UB से, ये इनकी वेलोसिटीज हैं, ठीक है। अब बच्चों इफ अगर मान लो UA बड़ा है किससे, UB से, मतलब ऑब्जेक्ट A फास्टर चल रही है ऑब्जेक्ट B से, तो क्या होगा, इनमें कोलिजन होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे, कोलिजन होगा, ये हो गया कोलिजन, है ना। अब कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना, क्या हो गया इसके बाद, इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट M1 था, M2, ठीक है। तो बच्चे इसकी वेलोसिटी हम ऐसा लिख लेते हैं U1 और U2 लिख देते हैं, राइट। तो बच्चों यहां हम लिख देते हैं U1 और इसको
u2। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाती है मान लो v1 एंड v2। ठीक है, तो बच्चों बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज है वो u1 u2 है, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज है वो v1 एंड v2 हो गई। अब हमें ये देखना है कि इस कोलिजन में क्या क्या चीज हमें एनालिसिस करनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड। अब बच्चे टोटल लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो बच्चों देखो, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, और बाद में वेलोसिटी इसकी v1 हो गई, इसकी v2। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट m1 और m2 की लीनियर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गया। बट टोटल सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है बॉल ए बी पर फोर्स लगाएगी, बी ए पर लगाएगी, है ना, बट बाहर से कोई एक्स डायरेक्शन में यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। पहली ये बात हो गई। ठीक है, तो बच्चों हम यहां क्या लिख सकते हैं कि भैया m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंडीशन किसी भी टाइप का कोलिजन है वैलिड रहेगी ही। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो जैसे मान लो अपोजिट जा रहा होता कोई ऑब्जेक्ट तो हम माइनस कर लेते हैं और एक प्लस कर लेते हैं। यहां पर एक टर्म और डिफाइन होती है और वो होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों यहां देखो, अगर इनका गैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि v2 की वैल्यू क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है v1 से। तो अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से डिनोट करते हैं, और ये होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कुछ बुक्स में रिलेटिव वेलोसिटी लिखा रहता है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो भाई इसका रेशियो होता है कि किस वेलोसिटी से ये दूर जा रही हैं और किस वेलोसिटी से पास आ रही हैं। तो बच्चों E इक्वल्स टू क्या हो गया? जैसे सेपरेशन की वेलोसिटी है तो क्या होगा? v2 माइनस v1, बिकॉज v2 फास्टर होना चाहिए, और यहां पर क्या होगा बच्चों? u1 माइनस u2। तो ये हो गया अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे का बता रहा हूं। देखो बच्चों, अगर मान लो जो हमारा कोलिजन है, नंबर 1 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है, ये होती है इक्वल टू 0, है ना।
तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E हो गया 0, तो ये होगा बच्चों E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 है, इसको आप 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर 0। इसका मतलब है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गई है। ठीक है, क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि V2 और क्या हो गया V1 इक्वल हो गए, है ना। तो ये बच्चे जो कंडीशन होगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें आफ्टर कोलिजन both the objects will stick together, है ना, चिपक जाते हैं, है ना। या फिर लिखते हैं that is will move together, है ना, with the same speed, है ना। तो बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूव करेंगी तो एक ही स्पीड से मूव करेंगी या फिर रुक जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इक्वल। तो यहां पे बच्चों क्या क्या होता है, देखिए लीनियर मोमेंटम of the system will remain constant, that is conserved। बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। दूसरा क्या होता है इसमें? टोटल काइनेटिक एनर्जी of the system will not remain conserved, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो क्या होगा? कुछ एनर्जी जनरली बच्चों कुछ एनर्जी क्या होती है इसकी? लूज हो जाती है। ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रही है ना, कोलिजन के टाइम पे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रही होती है, तो जब डिफॉर्म हो रही होती है बच्चे तो फिर वो रिफॉर्म नहीं हो पाती कंप्लीटली, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, है ना। तो बच्चों यहां पे हमें निकालना पड़ता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना पड़ेगा? तो बच्चों चेंज की जगह जनरली हम निकालते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो लॉस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसमें सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। तो बच्चे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब ये इसलिए लिख दिया है वी स्क्वायर क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल सेम हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके आगे करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एस बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या है? m1 प्लस m2 इंटू वी। तो यहां से v निकल के आएगा क्या? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन, है ना। इस v की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर और माइनस 1/2 यहां आएगा m1 प्लस m2 और v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा?
m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो एक टर्म इसकी कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब इसको अगर हम ओपन करें पूरा तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसको हम 1/2 को बाहर निकाल रहे हैं, यह आएगा m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर, है ना। और माइनस ये होगा बच्चे, इसको ओपन करो तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा अपना। अब सुनो, ये v आ गया m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास m1u1 स्क्वायर है प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ ये टर्म है, इसको ओपन किया कितना आएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2u1 u2। तो यहाँ पे बच्चे जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और ये अपने पास टर्म है ही। अब इसको ओपन कर दोगे बच्चों तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे। देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, एक ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर m1 m2 अपॉन 2। अच्छा ये टर्म हम ऑलरेडी आगे निकाल दिए हैं तो इसको यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं 2m1 प्लस m2 इंटू यहां आ जाएगा बच्चे u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन। और कौन सा इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होती 1, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें ई इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, है ना। तो बच्चों ये क्या दे देगा हमें, e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, और e की वैल्यू हमने 1 कर दी है, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। मतलब बच्चे इसका ये है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है ना। क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा सेकंड इसमें क्या होता है बच्चे, सेकंड पॉइंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, कंजर्व होगी, है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन दो फार्मूले से ही हो जाते हैं। ओके देखो बच्चों, अब इसमें एक और डिफरेंट कंडीशन आती है कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या, व्हेन m1 इक्वल्स टू क्या बच्चे, m2, दोनों मास क्या हो, इक्वल, एंड कोलिजन इज परफेक्टली
परफेक्टली इलास्टिक। कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू क्या हो 1, है ना। इस केस में बच्चों क्या होता है, देन तब आपको V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू क्या मिलेगा, U1 मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। इसका मतलब होता है दैट इज वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर मासेस इक्वल हैं और कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए इस पर मैं जो क्वेश्चन का दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये M1 ऑब्जेक्ट है, M2 ऑब्जेक्ट है ना। ये आ रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड और क्या दे रखा है, E इक्वल टू आपको 1, मतलब कोलिजन कैसा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो आपसे पूछा गया कि भाई आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। क्या पूछा गया, V1 और V2 क्या होगा। अगर आपको ये दोनों दे रखे हैं आइडेंटिकल, जैसे ये भी 2 kg का और ये भी 2 kg का है, तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आप क्या देख लोगे बच्चे, इसकी वेलोसिटी अगर मान लो 0 है, मतलब ये रेस्ट पर है, ये कैसा है, रेस्ट पर है ना। तो आप बोलोगे कि इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, इसकी V2 हो गई, है ना। तो आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटीज ऑफ M1 एंड M2 आफ्टर कोलिजन, है ना। तो बच्चे आपको क्या लिखना है, आप सीधा सीधा लिख दोगे कि V2 किसके बराबर होता है, U1 के बराबर, एंड V1 किसके बराबर होता है, U2 के बराबर। तो V2 तो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, एंड जो V1 होगी ये हो जाएगी 0। मतलब ऑब्जेक्ट M1 विल कम टू रेस्ट, सो M1 विल कम टू द रेस्ट, है ना, एंड M2 विल स्टार्ट मूविंग, है ना, विद स्पीड। क्या स्पीड होगी, ये है बच्चे इसका कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके आगे हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे इसके क्वेश्चंस, है ना, वो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।